नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप लोग दोस्तों एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। 1000% गारंटी लेता हूं, इस क्लास से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 प्रश्न आना तय है। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस क्लास में हम आप सभी को मुख्य रूप से नर सेक्स हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन आते हैं, मादा सेक्स हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन आते हैं, साथ ही आपको बताएंगे मानव नर प्रजनन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं एवं मानव मादा प्रजनन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। साथ ही इसका जो मुख्य टॉपिक है यहाँ पे लैंगिक जनन संचारित रोग। जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो इसमें आपको बैक्टीरिया जनित संचारित रोग होता है, दूसरा आपका वायरस जनित संचारित रोग होता है, तीसरा आपको प्रोटोजोआ जनित संचारित रोग होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एड्स एवं HIV के कारण जो रोग होता है एक एक करके पूरे बेसिक से बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्लास को और अपना एक कॉपी और कलम निकाल के जो भी बताएंगे सबको लिख लीजिएगा। इस क्लास से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 प्रश्न क्योंकि फिक्स है। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए तो इस चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, उनको भी आप लोग अपनी बेहतरीन सफलता हेतु ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पुष्प से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है, इन्हें भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक सामान्य पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। इनका जो पहला भाग होता है वो बाह्य दलपुंज होता है, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग। इसमें अगर बात करें पुष्प का नर जनन अंग के बारे में तो दोस्तों पुष्प का जो नर जनन अंग होता है वो पुमंग होता है एवं अगर मादा जनन अंग की बात करें पुष्प का तो वो क्या होता है दोस्तों, जयांग होता है। इनको आप लोग डिफिनिट याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में एक एक करके आप लोग जो वीडियो को रोक करके आप लोग सभी को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग इन पर विचार करते हैं। अब अपने दिमाग को पूरे केंद्रित कर दीजिए इसी पर, क्योंकि यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न तो इससे संबंधित पूछे जाएंगे ही जाएंगे और लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मानव नर प्रजनन प्रणाली के अंतर्गत जो अंग आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला होता है आपका विरीसन, दूसरा होता है दोस्तों अंडकोश, तीसरा होता है अधिविरीसन, चौथा होता है दोस्तों शुक्राणु वाहिका वाहिनी और चौथा होता है दोस्तों शुक्राणु पुटिका, पांचवा होता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग। ये इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों पुरुष में 2 विरीसन होते हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यह भी आप लोग जान लीजिए, पुरुष का जो प्राथमिक जनन प्रजनन अंग होता है उनको हम लोग विरीसन बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, पुरुष का जो प्राथमिक प्रजनन अंग होता है क्या होता है दोस्तों, विरीसन होता है। ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यह भी पूछेगा कि दोस्तों ये पुरस्थ और कॉपर ग्रंथि जो है ये पुरुष जनन अंग से संबंधित है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, पुरस्थ और कॉपर ग्रंथि जो है पुरुष जनन अंग से संबंधित है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुरुष में वीर्य का निर्माण कैसे होता है। ये 100% दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ये आप लोग जरूर नोट्स कर लीजिए अपने बुक में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पुरुष में जो वीर्य का निर्माण होता है वो अंडाशय के अंडकोश में होता है। और कौन कौन चीज से, तो देखिए पुरुष द्रव, शुक्राणु और शुक्राशय मिल करके पुरुष में वीर्य का निर्माण कौन कौन चीज मिलकर करते हैं। तो देखिए इसमें होता है पुरुष द्रव होता है, दूसरा होता है दोस्तों शुक्राणु, तीसरा होता है दोस्तों शुक्राशय। ये तीनों मिलकर अंडाशय के अंडकोश में वीर्य, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, उनका निर्माण करते। कहाँ, अंडाशय के अंडकोश में वीर्य का निर्माण होता है। याद रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है दोस्तों। अब तो यहाँ तक आप क्लियर है। चलिए अगला चीज आता है अब आपका मादा वाला पार्ट। तो मानव मादा के जो प्रजनन प्रणाली अंग है, ठीक है, इसमें तो सबसे पहले आपका अंडाशय आएगा, दूसरा आपका फॉलोपियन नलिका आएगा, तीसरा आता है आपका गर्भाशय, चौथा योनि और पांचवा जो सहायक ग्रंथि होता है। ठीक है, पांचवा सहायक ग्रंथि होता है। सहायक ग्रंथि के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, वो भी इसमें आपको कवर करके हम बताएंगे। देखिए, मानव मादा में जो पाए जाने वाले प्रमुख सेक्स हार्मोन है वो निम्नलिखित 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन होते हैं मानव, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, मानव मादा में पाए जाने में जो प्रमुख सेक्स हार्मोन होते हैं वो 2 होते हैं। पहला तो दोस्तों आपका होता है एस्ट्रोजन,
समझ रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, एस्ट्रोजन मानव मादा सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन होता है। और दूसरा होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। याद रखिए दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है दोस्तों, मानव मादा सेक्स हार्मोन है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा भी कई और हार्मोन होते हैं जो मानव मादा में पाए जाते हैं। पहला तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीटोसिन और दोस्तों लिरेक्सिन हार्मोन का भी स्राव होता है। कहाँ, तो मादा में। अब सबसे पहले समझिए कि जो प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोएस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्लेसेंटा द्वारा प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। यह दोस्तों यह भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़े रखने का कार्य करता है। यह भ्रूण यानी बच्चा को जो है दोस्तों, ये जो पेट में भ्रूण होते हैं उसको जो है गर्भाशय भित्ति से जोड़ने में जो है यह योगदान अपना रखते हैं। कौन, तो प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन। अब जो नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा कि कौन हार्मोन मानसिक चक्र को नियंत्रित रखता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये मासिक चक्र को नियंत्रित रखता है। यहाँ तक अब क्लियर है। और देखिए दोस्तों, यह प्रस्राव के समय योनि की पेशियों को संकुचन करता है, समझ गए। और देखिए, और जो तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है अपरा द्वारा स्रावित होता है और यह प्रसव और पीड़ा को कम करता है। यह प्रसव और पीड़ा को कम करता है। तो यहाँ तक जो आप लोग देखें, ये फीमेल के अब तक आपको कितने हार्मोन देखे, तो देखिए प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पे आपको हम 4 हार्मोन बताएं। जो प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा द्वारा होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है अपरा द्वारा होता है। तो एक एक चीज करके आपको उपयोगी यहाँ पे आपको हम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नर सेक्स हार्मोन के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो देखिए, नर सेक्स हार्मोन के अंतर्गत जो होता है टेस्टोस्टेरोन आते हैं, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है, जिसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और देखिए, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण पुरुष के अंडकोश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, यह पुरुष के अंडाशय के अंडकोश में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। देखिए, अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, आपको याद किया दोस्तों, नर सेक्स हार्मोन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन आते हैं, याद रखिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है दोस्तों लैंगिक जनन संचारित रोग। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है ये यौन संबंध से होने वाले संक्रमण रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लैंगिक जनन संचारित रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए लैंगिक जनन जो संचारित रोग होते हैं मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग, दूसरा होता है दोस्तों वायरस जनित रोग, तीसरा होता है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे कि बैक्टीरिया जनित के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। तो जो बैक्टीरिया जनित संचारित रोग होते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए बैक्टीरिया जनित संचारित रोग जो होता है वो गोनेडिया, दूसरा होता है दोस्तों सिफिलिस, तीसरा होता है दोस्तों यूरेथ्राइटिस, चौथा है दोस्तों सर्विसाइटिस और चौथा ये सब क्या है, सर्विसाइटिस। ये सब है बैक्टीरिया जनित संचारित रोग। आपको पूछेगा कि कौन लैंगिक अलैंगिक बैक्टीरिया जनित संचारित रोग है, तो बैक्टीरिया जनित संचारित रोग आपको कहेगा तो गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये है। अब है आपको वायरस जनित संचारित रोग। तो वायरस जनित संचारित रोग जो होता है वो होता है सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, एड्स आदि वायरस जनित संचारित रोग है। कौन कौन, हर्पिस, एड्स ये क्या है, ये वायरस जनित संचारित रोग है, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा एड्स जो है HIV के कारण होने वाले प्रमुख रोग है, याद रखिए दोस्तों। अब जो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका आता है प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ जनित जो रोग होता है वो ट्राइकोमोनियसिस होता है। क्या होता है, ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ जनित
संचारित प्रमुख लैंगिक संचारित रोग है। क्या है दोस्तों? ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोवा जनित प्रमुख लैंगिक संचारित रोग है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम करेगा। समझ रहे आप लोग? तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, एक एक प्रश्न को अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये वाला पैड वाला अगर आप लोग को पैड वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, उस पर आप लोग मैसेज करके ये वाला पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। यहाँ से आपको पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेंगे और आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पर 100% आधारित आपको नोट्स मिलेंगे। एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस मौखिक प्रश्न को हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग आगे में जो दिया गया है हमारा जो ये पौधे एवं जंतु में जो जनन से संबंधित चीज है, इसको जब तक हम लोग कवर नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है उनको भी नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, पौधे एवं जंतुओं में जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अलैंगिक जनन निम्नलिखित 6 प्रकार से होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका विखंडन, दूसरा होता है आपका मुकुलन, तीसरा होता है बीजाणु का बनना, चौथा होता है पुनर्जनन, पांचवा होता है खंडन और छठवां होता है छठा होता है दोस्तों कायिक प्रवर्धन। समझ गए? अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो विखंडन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विखंडन होते हैं वो मुख्य रूप से कितने 2 प्रकार से पूरा होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला होता है आपका द्विखंडन और दूसरा होता है दोस्तों आपका बहुखंडन। तो द्विखंडन कौन कौन जीव में आते हैं? तो देखिए, द्विखंडन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट तथा लेशमैनिया, इन सभी में दोस्तों द्विखंडन होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। द्विखंडन किसमें होता है? पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ईस्ट तथा लेशमैनिया, इस समय क्या होता है? द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब आपका आता है बहुखंडन। तो बहुखंडन अगर आपको देखिएगा तो बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम, एस्पोरोजोआ, शैवाल, इन सभी जीवों में बहुखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम, एस्पोरोजोआ और शैवाल, इसमें बहुखंडन होता है। अब आता है आपका मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से हाइड्रा और ईस्ट में होता है। क्या होता है? हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा होता है। अब देखिए, तीसरा आप जो मेन चीज है आपका बीजाणु का बनना। तो बीजाणु का जो बनना होता है ये राइजोप्स, म्यूकर आदि जैसे कवक जीव में के उदाहरण है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों पुनर्जनन। तो पुनर्जनन क्या होता है? तो देखिए, पुनर्जनन की जो क्रिया होता है वो मुख्य रूप से पौधे और जानवर दोनों में होता है। अब पौधा की अगर बात कीजिएगा तो एस्पाइगोरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। किसमें किसमें होता है? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पुनर्जनन की क्रिया किस किस में होता है? तो एस्पाइगोरा, समझ रहे आप लोग, एस्पाइगोरा, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें पुनर्जनन द्वारा जो होता है अलैंगिक जनन होता है। अब खंडन की अगर बात कीजिएगा तो खंडन किसमें किसमें होता है? तो दोस्तों एस्पाइगोरा जो कि एक पौधा है और ये समुद्री एनीमिना जो एक समुद्री जीव है, इसमें जो है खंडन की क्रिया होता है। पौधा का बात करें तो एस्पाइगोरा, और अगर जीवाणु की बात करें तो दोस्तों एनीमोन, इसमें क्या होता है? खंडन की क्रिया होता है। समझ गए आप लोग? अब नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन बहुत ही जरूरी है। तो कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होते हैं वो हरी घास, ब्रायोफाइलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि में क्या होता है दोस्तों? कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, ये सब में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए, पौधे का कृत्रिम प्रवर्धन 2 प्रकार से होते हैं। देखिए, कृत्रिम प्रवर्धन की बात अगर अंतर्गत आप लोग जानिएगा तो जब जिसमें मानव समझ जो हम लोग खुद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पौधे में जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया करते हैं तो हम लोग या तो कलम लगा करते हैं या लेयरिंग करके करते हैं या हम लोग जो है ग्राफ्टिंग करके करते हैं, उनका ग्राफिक करके हम लोग उसमें करते हैं। तो यहाँ तक तो अब आप क्लियर हो गए। देखिए, पौधे में जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया होते हैं मुख्य रूप से दोस्तों जड़ों, तना तथा पत्तियों के द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के पौधे में मुख्य जनन विधि है? तो आप लोग याद रखिए, कायिक प्रवर्धन जो बीजहीन पौधे का मुख्य प्रजनन विधि है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको बहुत ही अच्छी तरीका से हम हर चीज को समझा दिए और आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा इन सभी चीजों को ना आप लोग जो क्लियर करने का। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आया है दोस्तों कि इनमें कौन जो है दोस्तों
अलैंगिक जनन विधि है, ठीक है। इसमें कौन अलैंगिक जनन विधि है? तो देखिए यहाँ पे विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। तो ये सब क्या है, इनमें सभी हो जाएगा क्या दोस्तों, इसमें अलैंगिक जनन की यह सब विधि है। और देखिए किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है, मुकुलन, विखंडन, अपखंडन और बीजाणु जनन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मुकुलन में क्या होता है दोस्तों, जनक के शरीर से क्या होता है, कलिका निकलता है, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, आप लोग जानते हैं। आप देखिए परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परागकण पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी आपको हम बताएं। आप देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 4 नंबर का, स्त्री केसर के आधार या भाग को कहते हैं। तो दोस्तों स्त्री केसर के आधार या दोस्तों हम लोग भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग अंडाशय कहते हैं। अब देखिए पुंकेश्वर के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए पुंकेश्वर वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र और परागनली। तो याद किया दोस्तों, जो पुंकेश्वर के जो अग्रभाग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? यहाँ पे देखिए निषेचन की क्रिया बोल रहे हैं किस जीव में मुख्यतः होती है। तो देखिए यहाँ पे अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुम। याद रखिएगा पुष्पी पादप एवं जंतुम निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इनको भी हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? देखिए दोस्तों, निषेचन के जो फल स्वरूप जो अंडाशय की दीवार होते हैं वो क्या बनाते हैं दोस्तों, वो फल बनाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बीजांड की दीवार मोटी होकर के क्या बनाती है? याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे फल है, बीज है, बीजारण है और भ्रूण है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये बीजावरण बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? तो देखिए पुरुष जनन अंग, देखिए ये फैलोपियन नलिका भी आपको बताएं, ये स्त्री में पाई जाती है, लेबिया भी स्त्री में पाई जाती है, परिपक्व पुटक भी स्त्री में पाया जाता है। देखिए माइनोरो शुक्रवाहिका ये क्या पाई जाती है दोस्तों, ये केवल पुरुष में जनन अंग का है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स है, गोनोरिया है, टाइफाइड है, सिप्सिस है। तो आपको हम बताए थे यहाँ पे देखिए सिप्सिस भी आपको बताए थे, लैंगिक जनन संचारित रोग है सिप्सिस, जो कि ये बैक्टीरिया से होता है, एड्स वायरस से होता है, और गोनोरिया भी क्या होता है, बैक्टीरिया जनित संचारित रोग है। तो यहाँ पे टाइफाइड जो है ये लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10 प्रश्न भी क्लियर कराए हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहेंगे तो आप लोग जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी प्रकार के डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। तो आज जो भी प्रश्न बताएं, आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।